हेलो दोस्तों, स्वागत है CMA US पार्ट 1 सेक्शन ए के एक और वीडियो में। इस वीडियो में हम जानेंगे प्रॉपर्टी, प्लांट एंड इक्विपमेंट, जो कि एक हमारा फिक्स्ड एसेट है, उसकी अकाउंटिंग कैसे होती है, क्या होती है। इस वीडियो में हम सिर्फ बेसिक समझेंगे और इसका एडवांस लेवल जिसमें डेप्रीसिएशन का कैलकुलेशन और डेप्रीसिएशन के टाइप्स होते हैं वो हम अगले वीडियो में समझेंगे। चलो स्टार्ट करते हैं। तो प्रॉब्लम क्या आई ना कि एक कंपनी ने बहुत बड़ा एक इक्विपमेंट ख़रीदा। कोई एक बहुत बड़ा इक्विपमेंट मतलब कि सपोज़ करो कुछ एक ऐसा मशीन ख़रीदा जो 5 लाख रुपए का था। खूब बड़ा मशीन ख़रीदा, ठीक है, 5 मिलियन का था, 50 लाख का था। अब उसके साथ साथ काफ़ी सारी कॉस्ट आई, उसके साथ साथ मान लो परचेज़ कॉस्ट आई, फिर उसके बाद उसको इंस्टॉल कराने का खर्चा आया, उसको अपने गोडाउन तक लेके आने का खर्चा आया, उसके अलावा मैंने उसका इंश्योरेंस कराया 1 साल का, उसका खर्चा आया। तो ये सारी कॉस्ट हमें अपने मशीन के कॉस्ट में ऐड करनी चाहिए या नहीं, या हमें मशीन का कॉस्ट बैलेंस शीट पे दिखाना चाहिए या इनकम स्टेटमेंट में दिखाना चाहिए। तो इसी वजह से ये पर्टिकुलर चैप्टर पिक्चर में आया, जो हमें ये रूल्स बताता है कि कहीं भी हमारे अगर असेट्स हों, कभी भी हमारे फिक्स्ड असेट्स हों, तो हम उनको कहाँ पे कैसे रिकॉर्ड करेंगे और उसकी अकाउंटिंग कैसे होगी। तो पहली बात तो असेट्स क्या है, असेट लॉन्ग टर्म के लिए होता है। तो पहली बात, असेट लॉन्ग टर्म के लिए होता है, यानी काफ़ी साल रहेगा और वो हमारे लिए रेवेन्यू काफ़ी साल तक जनरेट करेगा। अब मान लो मेरे पास एक मशीनरी है, ये रहेगी 10 साल तक और ये हमें रेवेन्यू जनरेट करने में हेल्प करेगी। अब जो मैचिंग प्रिंसिपल कॉन्सेप्ट है अकाउंटिंग का, वो क्या कहता है, वो कहता है कि हमारा जो एक्सपेंस है ना, वो हमारे रेवेन्यू जिस साल में रिपोर्ट हो रहा है ना, उसी साल में हमें रिपोर्ट कर देना चाहिए अपने इनकम स्टेटमेंट में, जिसमें दोनों में मैचिंग होती रहे। इस रीज़न से हमने क्या किया, हमने ये सोचा कि हम ये जो पूरा मशीनरी का वैल्यू है ना, ये हम पूरे फर्स्ट ईयर में नहीं हम इसको एक्सपेंस करेंगे, हम इसको 10 साल तक थोड़ा करके एक्सपेंस करते जाएंगे। ओके, हम इसको 10 साल तक थोड़ा करके हम एक्सपेंस करते जाएंगे। तो उस जो हम थोड़ा को एक्सपेंस करेंगे ना, उसको हम बोलेंगे डेप्रीसिएशन, जिससे क्या होता है कि हमारा मैचिंग प्रिंसिपल जो होगा ना, वो हम लोग उसको फॉलो कर पाएंगे। अच्छा, इसलिए भी ये फ्रेमवर्क आया जिससे कि कोई मैनिपुलेशन ना हो पाए। भाई हमारे पास एक पर्टिकुलर रूल्स है, हमें पता है कि हमें अपनी बुक्स ऑफ अकाउंट्स में कोई भी लॉन्ग टर्म असेट आया, कोई भी ऐसा असेट आया जो लंबे समय तक चलेगा, उसकी अकाउंटिंग कैसी करनी है, तो हमें मालूम है कि हमें ये रूल फॉलो करना है। नहीं तो अगर कोई रूल नहीं होगा तो जिसका जो मन में होगा वो मनमानी करेगा, राइट। तो इसीलिए PPNE अकाउंट, PPNE क्या है, प्रॉपर्टी, प्लांट एंड इक्विपमेंट, इनमें से कोई भी तरह का हमारे पास असेट हुआ तो उसकी अकाउंटिंग एक पर्टिकुलर स्टैंडर्डाइज रूल के तहत, एक कोई US गैप के अंदर तहत रूल है, उन सारे रूल्स को, उन सारे हम लोग अगर रेगुलेशंस को फॉलो करेंगे, सही तरीके से करेंगे, तो हमें आगे जाके कोई इशू नहीं होगा। अच्छा, लॉन्ग लिव्ड टैंजिबल असेट्स क्या होता है? लॉन्ग लिव्ड मतलब जो सालों साल चले, विच इज़ देयर फॉर मल्टीपल ईयर्स। और टैंजिबल मतलब क्या, एनीथिंग यू कैन सी एंड टच, आप देख सकते हो, आप उसको छू सकते हो। जैसे ये पेन टैब हुआ, ये पेन हुआ पेन टैब का, ये क्या है, ये एक मेरा टैंजिबल एसेट है, मैं इसको देख सकती हूँ, मैं इसको अपना टच कर सकती हूँ। बट मेरी कंपनी की गुडविल हुई, मेरे पास कोई पेटेंट है, कोई कॉपी मार्क है, कोई कॉपीराइट है, तो ये सब क्या हुआ, ये सब इनटैंजिबल एसेट हुआ। तो लॉन्ग लिव्ड एसेट क्या होता है कि सी एंड टच, और दूसरा कैरेक्टरिस्टिक्स क्या होता है कि इसका लॉन्ग टर्म बेनिफिट्स होता है। तो एक चीज़ और ध्यान रखो कि ये जो लॉन्ग लिव्ड एसेट है, इसमें वेयर एंड टेयर होता है, मतलब हम लोग जैसे जैसे उसको इस्तेमाल करते जाएंगे उसमें वो थोड़ा पुराना होता जाएगा। एक्सेप्शन किसके अलावा, कौन से एसेट के अलावा, लैंड के अलावा। अब हम लोग ज़मीन खरीदते हैं, हमारे घर वाले, हमारे रिश्तेदार, हम लोग सब लोग ज़मीन खरीदते हैं, प्रॉपर्टी खरीदते हैं, किस लिए, उसकी वैल्यू बढ़ती जाती है इसलिए। तो लैंड की वैल्यू कभी भी डेप्रीशिएट नहीं होती। तो ध्यान रखो, लैंड में अगर कहीं भी क्वेश्चन में दिया हो कि हमें डेप्रीसिएशन चार्ज करना है, तो वो कभी नहीं होगा, नो नेवर, ऑलवेज रिमेंबर, कभी भी नहीं हम लोग लैंड में डेप्रीसिएशन चार्ज करेंगे। नाउ कमिंग टू दी हिस्टोरिकल कॉस्ट। अब अगर हम हिस्टोरिकल कॉस्ट पे अपने आते हैं, अपने प्रिंसिपल ऑफ हिस्टोरिकल कॉस्ट मतलब कि जिस वैल्यू पे हम अपने असेट को अपने बैलेंस शीट पे रिकॉर्ड करेंगे, तो उसमें क्या क्या होगा, जिस दाम पे ख़रीदा,
फिर उसका इंस्टॉलेशन कॉस्ट कितना था, क्या ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट थी, फिर कोई तरह का फ़ीस हमने पे किया। तो ये चारों चीज़ों को हम मिला के इंक्लूड कर लेंगे हमारे हिस्टोरिकल कॉस्ट में, जो कि वैल्यू जाएगी हमारे बैलेंस शीट पे। अच्छा, कॉस्ट इंकर्ड टू मेक दी असेट्स फुली ऑपरेशनल, कॉस्ट जो इंकर्ड करना है, जो हमें खर्चा करना है जिससे कि हमारा असेट पूरा का पूरी तरीके से काम करने लगे। तो इसको हम क्या करेंगे, इसको हम कहेंगे कि हाँ ये हमारा क्या है कि ये हमारा इस पे इंक्लूड हो जाएगा, वैल्यू ऑफ द असेट, इन दी वैल्यू ऑफ माई असेट, इन दी वैल्यू ऑफ माई असेट। नाउ अब ये हमें समझना है कि अभी तो हम समझ रहे हैं कि ठीक है कौन सारी कॉस्ट इंक्लूड करनी है, बट मान लो कभी मेरे पास बिल्डिंग हुई, कभी मेरे पास मशीनरी एंड इक्विपमेंट हुआ, कभी मेरे पास लैंड हुआ, तो कौन सी कॉस्ट मेरी बैलेंस शीट पे जाएगी। तो बिल्डिंग के केस में ये सारी कॉस्ट, मशीनरी एंड इक्विपमेंट के केस में ये सारी कॉस्ट, लैंड के केस में ये सारी कॉस्ट हमारी बैलेंस शीट पे जाएगी, ये हमारी सारी बैलेंस शीट पे जाएगी। और क्या होगी, ये हमारी कैपिटलाइज होगी, कैपिटलाइज मतलब कि बैलेंस शीट पे जाएगी। तो ये सारा क्या है, ये सारी चीज़ें हमें 2-3 बार 4 बार आप पढ़ लेंगे तो आपको भी समझ में आ जाएगा। और कौन सी कॉस्ट कैपिटलाइज होनी, कब एक्सपेंस होना है, वो अभी हम समझ लेते हैं, आगे बढ़ते हैं और समझते हैं। अच्छा, एक वेरी इंपॉर्टेंट रूल, एक वेरी 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 इंपॉर्टेंट रूल, जब आपके पास लैंड होती है ना, और लैंड के ऊपर आपका कोई भी पेड़ आपने ऐसा लगाया जिसको आप बेच के पैसा कमा रहे हो, या फिर तो आप मान लो कि लैंड क्लियर करवा रहे हो, तो जब भी आप उसको क्लियर करवाओगे और उसके बदले में आपको जो पैसा मिलेगा, आप कोई भी स्क्रैप बेचा, आपने कबाड़ बेचा, उसके बदले में आपको पैसा मिला, तो वो क्या होगा, वो मेरे लैंड की वैल्यू को क्या करेगा, वो मेरे लैंड की वैल्यू को रिड्यूस करेगा, वो मेरे लैंड की वैल्यू को रिड्यूस करेगा हमेशा, क्योंकि हम जर्नल एंट्री क्या पास करेंगे, कैश आएगा और हमारा लैंड अकाउंट को क्या करेंगे, क्रेडिट करेंगे। तो this is always doing what, this is always reducing the value of my land। और जो हम टिम्बर या स्क्रैप जो भी बेचेंगे उसको हम कभी भी इनकम स्टेटमेंट में एज अ रेवेन्यू नहीं दिखाएंगे, हमेशा ये बात याद रखना। और एग्जामिनर हमें कैसे कंफ्यूज करता है, एग्जामिनर ये कन्फ्यूजन देगा कि जो हमारा लैंड क्लियरिंग सेल है वो हम अदर ऑपरेटिंग इनकम में रिकॉर्ड कर रहे हैं, वो हम कहाँ रिकॉर्ड कर रहे हैं, अदर ऑपरेटिंग इनकम में रिकॉर्ड करें। तो क्या हमें अदर ऑपरेटिंग इनकम में रिकॉर्ड करना चाहिए, कभी नहीं रिकॉर्ड करना चाहिए। क्यों, क्योंकि वो मेरे लैंड की वैल्यू को रिड्यूस कर रहा है। नाउ अब पोस्ट एक्विजिशन एनहांसमेंट वर्सेस रूटीन मेंटेनेंस। पोस्ट एक्विजिशन मतलब क्या हुआ, आफ्टर परचेजेस, खरीदने के बाद अगर मान लो कोई ऐसी कॉस्ट हम ऐसे खर्चा कर रहे हैं जो वंस इन अ वाइल है, वंस इन अ वाइल मीन्स कभी कभी, ये क्या है, कभी कभी है, कभी कभी मतलब रेयरली हुआ, तो उसको हम क्या करेंगे, कैपिटलाइज कर देंगे, मतलब वो हमारे बैलेंस शीट में जाएगा और वो हमारे असेट की वैल्यू में ऐड हो जाएगा। कैसे केस में, वो हमारे जो असेट की यूज़फुलनेस है, जो हमारे उसको हम जैसे इस्तेमाल कर रहे हो हम और उसको और बेटर इस्तेमाल कर पाएंगे, और हमारा जो असेट है उसकी प्रोडक्टिविटी भी इंक्रीज़ हो रही है। मतलब पहले मान लो मेरी कोई मशीनरी थी, उसमें मैंने कुछ ऐसा खर्चा किया, कुछ ऐसा इन्हांसमेंट करवाया, कुछ ऐसा पार्ट जुड़वा दिया जिसके वजह से पहले वो असेट 100 यूनिट्स प्रोड्यूस करता था, बट अब एक दिन में 150 यूनिट्स प्रोड्यूस कर रहा है, तो उसकी प्रोडक्टिविटी बढ़ी, वो कितना उत्पादन कर पा रहा है एक दिन में, वो इंक्रीज़ हुई, तो उससे क्या होता है, हमारी कैपेसिटी बढ़ी, तो उसको हम क्या करेंगे, कैपिटलाइज करेंगे। बट अगर हम क्या कर रहे हैं कि वो ऐसी कोई खर्चा है जो फ्रीक्वेंटली होता है, जो कि ईयरली होगा, या मान लो एट रेगुलर इंटरवल ऑफ टाइम्स, देन वो क्या होगा, देन दैट विल कम एज अ फ्रीक्वेंट एक्सपेंस एंड इट शुड बी रिकॉर्डेड एज अ इनकम स्टेटमेंट पे एक्सपेंस के जैसा, जैसे कि इंश्योरेंस, मेंटेनेंस, ऑयल चेंजेस, ये सारी चीज़ें। ना कोई भी खर्चा जो मेरे असेट को इकोनॉमिक बेनिफिट को इंक्रीज़ कर रहा है, तो उसको क्या करेंगे, कैपिटलाइज करेंगे। नहीं, कोई खर्चा मेरे असेट को मेंटेन करने में मदद कर रहा है तो हम उसको एक्सपेंस कर देंगे, यानी वो हमारे इनकम स्टेटमेंट पे जाएगा, और कैपिटलाइज हो रहा है यानी कि बैलेंस शीट पे जाएगा। अब
डेप्रीसिएशन का मैकेनिक्स मैं ऑलरेडी एक्सप्लेन कर चुकी हूँ, मैं फिर से एक्सप्लेन करती हूँ कि डेप्रीसिएशन क्यों आता है, टू इंश्योर मैचिंग प्रिंसिपल इज़ देयर। मतलब ये समझो कि जिस साल में मेरा रेवेन्यू हो रहा है ना, जिस साल में मेरा रेवेन्यू है रिपोर्ट करें, उसी साल में उससे रिलेटेड मैं एक्सपेंस भी रिपोर्ट करूँ, उसी साल में उससे रिलेटेड मैं एक्सपेंस भी रिपोर्ट करूँ। तो स्प्रेडिंग द असेट्स वैल्यू ओवर इट्स यूजफुल लाइफ, दैट इज़ व्हाट द डेप्रीसिएशन इज़। मतलब पहले साल में तो ऐसा है नहीं कि मैं सिर्फ असेट यूज़ कर लूँगी। मान लो मैं वो अपना असेट, अपनी कोई मशीन 10 साल तक इस्तेमाल करने वाली हूँ, तो 10 साल तक थोड़ा उसकी वैल्यू मैं रिड्यूस करूँगी जितना मैं उसको एस्टिमेटेड इस्तेमाल करने वाली हूँ। तो इसीलिए डेप्रीसिएशन आता है पिक्चर में। अच्छा, तो डेप्रीसिएशन इज़ द कॉस्ट एलोकेशन। कॉस्ट एलोकेशन मीन्स व्हाट, हम अपने मशीनरी की पूरी वैल्यू को थोड़ा डिस्ट्रीब्यूट कर रहे हैं उतने सालों में जितने सालों में हम उसको इस्तेमाल करने वाले। तो डेप्रीसिएशन से हमें मार्केट वैल्यू अपने असेट की नहीं पता चलती, ये चीज़ ध्यान रखना। मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट स्लाइड, नेट बुक वैल्यू एंड अकाउंटिंग एंट्रीज। अच्छा, अब देखो हमारा असेट भी कई तरह का हो सकता है। मान लो एक मेरा असेट हुआ जिसमें मान लो मेरी एक वैन आई फॉर एम्प्लॉयज़ पिकअप एंड ड्रॉप, ओके। तो ये क्या है, ये मेरे एडमिनिस्ट्रेटिव वर्क के लिए है। तो ऐसे असेट में जो भी हम डेप्रीसिएशन चार्ज करते हैं वो कहाँ जाता है, डेप्रीसिएशन एक्सपेंस में। दैट इज डेबिटेड टू माई डेप्रीसिएशन एक्सपेंस एंड वो डायरेक्टली एज अ सेपरेट लाइन आइटम, दिस विल बी अ सेपरेट लाइन आइटम सेपरेटली शोन ऑन माई इनकम स्टेटमेंट। बट अगर कोई मेरा मैन्युफैक्चरिंग असेट हुआ, मान लो मेरी कोई पैकिंग वाली मशीन हुई, तो उस केस में क्या होगा, उस केस में हमारा डेप्रीसिएशन कहाँ जाएगा, फैक्ट्री ओवरहेड कंट्रोल में जाएगा और वो मेरा कॉक्स का पार्ट हो जाएगा। और इसकी क्रेडिट एंट्री क्या होगी, इसकी क्रेडिट एंट्री हमेशा होगी क्रेडिट अक्यूमुलेटेड डेप्रीसिएशन। भले ही चाहे ये वाला असेट हो या ये वाला असेट हो, एडमिनिस्ट्रेटिव असेट हो या मैन्युफैक्चरिंग असेट हो, तो वो हमेशा उसमें क्रेडिट डेबिट तो अपने हिसाब से कर लो भाई, जिस टाइप का भी असेट है, बट क्रेडिट हमेशा अक्यूमुलेटेड डेप्रीसिएशन, जो पिछले साल के सारे हमारे डेप्रीसिएशन वो हमारे कहाँ जाएंगे, वो हमारे रिकॉर्ड होंगे इसमें, किसमें, हमारे अक्यूमुलेटेड डेप्रीसिएशन अकाउंट में। ओके, यहाँ पे एक ऐसे एग्जाम्पल दिया हुआ है कि एक हमारा असेट है 1 लाख का, फिर इस पर एक्यूमुलेटेड डेप्रीसिएशन यानी अभी तक हमने जितना डेप्रीसिएशन चार्ज किया वो कितना है, 23,750। इसमें से इतना ये माइनस किया तो 76,250 विल बी माई वैल्यू विच आई विल बी शोइंग ऑन माई बैलेंस शीट। दीज टू विल ऑल्सो बी क्लियरली शोन, बट दिस इज जस्ट टू शो यू कि कैसे कैलकुलेशन हो रहा है। नाउ मैन्युफैक्चरिंग असेट डेप्रीसिएशन, मैन्युफैक्चरिंग असेट का डेप्रीसिएशन कैसे होगा, मैन्युफैक्चरिंग मशीन का जो भी डेप्रीसिएशन होगा वो मैन्युफैक्चरिंग ओवरहेड में जाएगा, जो कि सिंपली हमारे कहाँ जाएगा, जो हमारे COGS में कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड में जाएगा। अच्छा, यहाँ पे एक एग्जाम्पल दिया हुआ है, बहुत ईजी सा, बहुत अच्छा सा एग्जाम्पल दिया हुआ है कि एक कंपनी है होराइजन लॉजिस्टिक परचेजेज अ हैवी ड्यूटी डिलीवरी ट्रक, ये असेट खरीदा और द कंपनी पेज द बेस व्हीकल प्राइस, इम्पोर्ट ड्यूटीज एंड अ प्रीमियम टू एन इंजीनियरिंग फर्म टू इंस्टॉल अ स्पेसिफिक हाइड्रोलिक लिफ्ट ऑन टू द बैक ऑफ द ट्रक सो इट कैन हैंडल हैवी कार्गो। अच्छा, तो व्हीकल प्राइस है, इम्पोर्ट ड्यूटीज़ है, फिर इंस्टॉलेशन चार्जेस दिया है, फिर ड्यूरिंग इट्स फर्स्ट वीक ऑफ ऑपरेशन द ड्राइवर रिसीव्स अ पार्किंग टिकट। अच्छा, इसका क्या मतलब हुआ, इंडिया के बाहर जैसे US वगैरह की कंट्री में अगर आपके गाड़ी पे फ़ाइन लगता है तो उसको बोलते हैं कि आपको टिकट मिला है, तो पार्किंग टिकट मिला यानी कि गलत जगह पार्क कर दी होगी तो उस पर फ़ाइन उनको लग गया उस पर्टिकुलर ट्रक पे। तो अब इनमें से कौन सी कॉस्ट कैपिटलाइज होगी, कौन सी कॉस्ट एक्सपेंस ऑफ होगी, तो कैपिटलाइज कौन सी कॉस्ट होगी, इनवॉइस प्राइस प्लस इंपोर्ट ड्यूटीज़ प्लस इंस्टॉलेशन कॉस्ट। वो सारी कॉस्ट जो हमारे असेट को यूजेबल कंडीशन में, मतलब हम उसको अच्छे से यूज़ कर पाएँ, इस्तेमाल कर पाएँ, उस पर्टिकुलर कंडीशन में लाने में मदद करी, तो वो क्या होगी, कॉस्ट हमारी कैपिटलाइज होगी। बट हम उसको एक्सपेंस कब करेंगे, हम एक्सपेंस उस केस में करेंगे जैसे कि हमारा पार्किंग टिकट हुआ, जो हमारा फ़ाइन हुआ, जो मैंने फ़ाइन पे किया, ये क्या है, हम इसको क्या करें, ये हमारे असेट को यूजेबल कंडीशन में लाने में तो मदद करने रही है, जबकि ये इस तरह की कॉस्ट है जो कि कभी कभार अकर होगी, बट ये हमारे असेट की यूज़फुलनेस, उसको इस्तेमाल करने की क्षमता और नहीं बढ़ा रही है, ना ही वो जितना अपना ट्रक हमारा ज़्यादा से ज़्यादा चीज़ें कैरी कर पाएगी वो नहीं बढ़ा रही है। तो इसीलिए हम इसको तुरंत एक्सपेंस ऑफ कर देते हैं इमीडिएटली एंड इट हैज़ टू बी रिकॉर्डेड ऑन माई इनकम स्टेटमेंट। और कैपिटलाइज करें तो यानी कहाँ जाएगा, बैलेंस शीट में।
यहाँ पे एक एग्जाम्पल दिया हुआ है। एग्जाम्पल क्या दिया हुआ है कि देखो, पहले तो हमें प्राइस दिया है एसेट का, फिर हमारा कैश डिस्काउंट दिया हुआ है, तो शिपिंग फीस हमारा दिया है, इंस्टॉलेशन कॉस्ट दिया है, मेंटेनेंस दिया हुआ है। अब जो हमारा मेंटेनेंस इंश्योरेंस है, दिस इज़ रेकरिंग एवरी ईयर। इंश्योरेंस जो है हमारा खुद का भी इंश्योरेंस प्रीमियम होता है, वो हम हर साल देते जाते हैं। ओके, तो क्या होगा कि पहली बात तो हम इसका कैलकुलेट करेंगे अगर, तो बेस प्राइस है 43,000, इसमें हम शिपिंग फीस ऐड कर देंगे, फिर इंस्टॉलेशन कॉस्ट ऐड कर देंगे, फिर एक साल का हम अपना इंश्योरेंस हटा देंगे, इसमें हम नहीं इंक्लूड करेंगे। एक्सक्लूड माइनस भी नहीं करें, बट हम इंक्लूड भी नहीं करेंगे, प्लस भी नहीं करेंगे ना माइनस करेंगे, क्योंकि मेरा इनकम स्टेटमेंट पे एज अ एक्सपेंस जाएगा। ओके, नाउ एक दूसरा एग्जाम्पल दिया हुआ है जिसमें लैंड का और बिल्डिंग का अकाउंट दिया है, लैंड और बिल्डिंग का दिया हुआ है। तो लैंड के केस में क्या है कि ये सारी चीज़ें, ये सारी कॉस्ट क्या है, हम ऐड कर रहे हैं, बट ये एक कॉस्ट है जो हम सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं। क्यों? क्योंकि क्या कर रहे हैं हम, ये इसको रिड्यूस कर रहे हैं। हम क्या कर रहे हैं, हम इसको स्क्रैप ऑफ, मतलब कबाड़े में बेच रहे हैं, कबाड़े के वाले के पास, भंगार वाले के पास टू बी प्रिसाइज। तो अब देखो इसमें ये वैल्यू, क्योंकि हम क्या देखा हमने ऊपर कि एक हमने इंपॉर्टेंट क्रूशियल रूल ये पढ़ा कि कभी भी कोई स्क्रैप वैल्यू होती है, कभी भी कोई भी स्क्रैप बेचने के बाद जो पैसा मिलता है वो हमारे असेट की वैल्यू को, लैंड की वैल्यू को रिड्यूस करता है, तो इसीलिए इसको माइनस कर रहे हैं। और फाइनल टोटल कैपिटलाइज्ड कॉस्ट दैट हैज़ टू बी शोन ऑन बैलेंस शीट विल बी दिस मच, 2,79,500। अब वही बिल्डिंग अकाउंट यहाँ पे दिया हुआ है कि 6 लाख दिया है बिल्डिंग का अकाउंट, मतलब कि बिल्डिंग को बनाने में इतना सारा पैसा हमने खर्च किया, तो ये पूरा का पूरा मेरा कहाँ जाएगा, बैलेंस शीट पे। ना अब रेडी टू यूज़ रूल योर फ्रेमवर्क। अच्छा, अब हमें अगर समझना है कि कौन सी कॉस्ट कैपिटलाइज्ड होगी और कौन सी कॉस्ट एक्सपेंस होगी, तो अपने से एग्ज़ाम में एक क्वेश्चन पूछना है कि ये एक स्पेसिफिक लाइन आइटम है, इसके वजह से क्या हमारा जो असेट है वो नॉर्मल ऑपरेशन के लिए आया, इसके वजह से अगर हम ये खर्चा नहीं पे करते, अगर हम ये खर्चा नहीं करते तो क्या हमारा असेट हमारे फाइनल कंडीशन में आ पाता कि या नहीं आ पाता। तो अगर देखो उस खर्चे की मदद से हमारा असेट फाइनल अच्छे कंडीशन में आ पा रहा है, तो हम उस कॉस्ट को करेंगे कैपिटलाइज, मतलब यूजेबल कंडीशन में आ रहा है। बट अगर वो खर्चे के बिना भी असेट को हम इस्तेमाल कर सकते थे, तो हम उस कॉस्ट को क्या करेंगे, एक्सपेंस कर देंगे। तो कैपिटलाइज किया तो अगेन बैलेंस शीट, एक्सपेंस किया तो इनकम स्टेटमेंट। तो जनरली जो फर्स्ट यूज़, पहले इस्तेमाल के पहले हमने जो भी कॉस्ट खर्च की है वो कहाँ होगी हमारी, वो हमारी कैपिटलाइज होगी, वो हमारे असेट के कॉस्ट में जुड़ जाएगी। बट जनरली जो हम अपने पहले यूज़ के बाद स्पेंड करते हैं वो क्या होगी, वो हमारी एक्सपेंस हो जाएगी, वो कहाँ जाएगी, हमारे इनकम स्टेटमेंट पे जाएगी। अच्छा, अब एग्जामिनर ट्विस्ट आ गया, यानी एग्जामिनर हमें कैसे कंफ्यूज कर सकता है कि सैल्वेज वाला जो केस है ना, स्क्रैप वैल्यू वाला चीज़ है, उसको बोल सकता है कि अदर ऑपरेटिंग इनकम में डाल दो, बट वो की गलत है, क्योंकि वो हमारे लैंड के वैल्यू को रिड्यूस करता है। फिर पोस्ट कंस्ट्रक्शन डिमोलिशन, उसको भी हमें वो वैसे भी कंफ्यूज कर सकता है, मतलब मैं असेट अपना बेच रही हूँ, उस समय मैं अपना जब असेट मैं लैंड बेच रही हूँ और उस पर कुछ भी भंगार है या कोई भी बिल्डिंग है उसको मैं डिमोलिश कर रही हूँ, मतलब कि मैं उसको गिरा रही हूँ, हटवा रही हूँ, तो उसमें जो मैंने कॉस्ट इनकर की है वो क्या होगा, मेरा रिटायरमेंट लॉस होगा, और वो हमारा लैंड सेटअप कॉस्ट में नहीं जाएगा। फिर एक्विजिशन मेंटेनेंस, पोस्ट एक्विजिशन मेंटेनेंस, मतलब जो मैंने एक तरह से AMC भरा, एनुअल मेंटेनेंस चार्जेस, या कुछ भी इंश्योरेंस प्रीमियम भरा, ये सब मेरा कहाँ जाएगा, ये सब मेरा जाएगा वहाँ पे, ये सब मेरा जाएगा क्या बोलते हैं, मेरे इनकम स्टेटमेंट पर एज अ एक्सपेंस। फिर कॉमन मिस्टेक्स बच्चे क्या करते हैं कि लैंड को डेप्रिशिएट करना, क्योंकि लैंड में कभी भी डेप्रिसिएशन नहीं लगता। फिर फैक्ट्री असेट्स पे अगर डेप्रिसिएशन है तो उसको हम क्या कर रहे हैं, उसको हम एक्सपेंस ऑफ कर रहे हैं। फिर ट्रीटिंग सैल्वेज गेन्स एज रेवेन्यू, मतलब जो हमारा लैंड का स्क्रैप वाला था उसको हम रेवेन्यू एज अ ट्रीट करें, नहीं, वो हमारे सिर्फ लैंड की वैल्यू को रिड्यूस कर रहे हैं। फिर कैपिटलाइजिंग रूटीन मेंटेनेंस, जो हमारा इंश्योरेंस वगैरह है उसको हम एज अ मेंटेनेंस कॉस्ट दिखा रहे हैं, नहीं, वो हमारा क्या है, उसको हम एज अ इनकम एज अ बैलेंस शीट में दिखा रहे हैं, नहीं, वो क्या है, हमारा एक्सपेंस है। फिर की टर्म्स क्या है, की टर्म्स ये हैं, ये सारे की टर्म्स है कि कैसे कैसे जो है क्या क्या चीज़ होनी चाहिए, जो हमें समझ के रखना है, कौन कौन से वर्ड्स, जिनसे कि हम ये क्वेश्चंस आराम से सॉल्व कर पाएँ एग्ज़ाम में। उसके अलावा एग्ज़ाम में कैसे टेस्ट करा जा सकता है, कैलकुलेशन हैवी, डेप्रिसिएशन से रिलेटेड कैलकुलेशन आएगा। नेक्स्ट चैप्टर हमारा डेप्रिसिएशन है, जिसमें हम अच्छे से पढ़ेंगे और समझेंगे और वो ईजिली हो जाएगा।
दूसरी चीज़, चैप्टर समरी एंड मेमोरी ट्रिक्स यहाँ पे दी हुई है कि कैसे हम लोग चीज़ों को आइडेंटिफाई करेंगे, कैसे अच्छे से पढ़ेंगे समझेंगे। तो ये हमारा चैप्टर यहाँ पे ख़त्म हो गया। आई नो बहुत छोटा सा चैप्टर था, सिर्फ बेसिक कॉन्सेप्ट्स थे यहाँ पे। अभी हमारा अगला चैप्टर थोड़ा सा हैवी होने वाला है, बट स्टिल हम लोग साथ में अच्छे से पढ़ेंगे। कोई भी क्वेश्चन से कोई भी डाउट्स हो, प्लीज़ फील फ्री टू रीच आउट टू अस। थैंक यू सो मच।